अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर आफियत होंगे। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं आपको आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो पैरेलल सर्किट्स के बारे में होगा। पैरेलल सर्किट्स की कैसे पहचान की जाती है, पैरेलल सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और पैरेलल सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और पैरेलल सर्किट में किरचॉफ के कौन से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा और जो कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेस लेक्चर, दैट इज अबाउट पैरेलल सर्किट एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट पैरेलल सर्किट and what are the basic steps that need to be adopted while solving any particular parallel circuit. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रफली सर्किट नजर आ रहा होगा, जो मैंने ग्रॉप की बुक से बेसिकली पिकअप की है, ताकि मैं आज अपने इस पॉइंट को पैरेलल सर्किट के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज सर्किट को डिस्कस किया था, और सीरीज सर्किट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सीरीज सर्किट में जो है वो करंट कांस्टेंट होता है। क्यों होता है मैंने बड़ी डिटेल में बताया था। और सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होती है। क्यों ड्रॉप होती है? क्योंकि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस वेरी करती है, और इस वेरिएशन की वजह से हम ओहम्स लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आज जो चीज हम लोग करने जा रहे हैं वो हम पैरेलल सर्किट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। देन हम देखेंगे कि पैरेलल सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम पैरेलल सर्किट को सॉर्ट आउट या सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपको एक सर्किट दिया जाए तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये पैरेलल सर्किट है या फिर सीरीज सर्किट है। अच्छा देखिएगा, प्रीवियस जो सर्किट हमने डिस्कस किया था सीरीज सर्किट में, उसमें एक क्लोज पाथ आपको नजर आ रहा था, एक क्लोज पाथ या एक लूप आपको नजर आ रहा था। बट यहाँ पर स्क्रीन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक ही बजाय दो क्लोज पाथ या लूप नजर आ रहे हैं। करंट को, टोटल करंट को फ्लो करने के लिए अब सिंगल पाथ नहीं है, दो पाथ है। मैं फर्स्ट कर लें इसको लूप ए का नाम दे लूं, और मैं इसको सपोज कर ले लूप बी का नाम दे लूं, तो बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास टोटल करंट होगा, फर्स्ट कर ले मैं कहता हूं यहाँ पे मेरा टोटल करंट आई टी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस आई टी को फ्लो करने के मुझे दो पाथ नजर आ रहे हैं। एक तो हमें ये वाला पाथ नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम दिस वन, एंड दूसरा मुझे पाथ जो नजर आ रहा है वो ये वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हम लोगों ने देख ली कि अब इस सर्किट में करंट को फ्लो करने के मुतबादल या अल्टरनेटिव पाथ्स हैं। करंट की डायरेक्शन सर्किट में, थ्रू सर्किट में सेम नहीं रहेगी। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर सर्किट में एक से ज्यादा लूप होंगे डेफिनेटली करंट डिवाइडेड होगा, और आपका सर्किट सीरीज नहीं होगा, पैरेलल होगा। एक चीज तो हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सर्किट हमारे स्क्रीन के ऊपर गिवन है, अब ये सीरीज नहीं है। अगर सीरीज नहीं है तो या पैरेलल होगा, या पैरेलल भी नहीं है तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब अगली पहचान क्या है? क्या ये पैरेलल सर्किट है, क्या ये सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है? अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो हमें वोल्टेज सोर्स नजर आ रहा है, लुक एट हियर, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज 20 वोल्ट। अब मैं जो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ कि कैसे हम जस्टिफाई करेंगे यार ये पैरेलल सर्किट है। एक तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि सर्किट में, टोटल सर्किट में एक क्लोज पाथ नहीं, मल्टीपल क्लोज पाथ है, दो पाथ है। इस टोटल करंट को फ्लो करने के लिए अब एक ब्रांच ये नजर आ रही है, से दिस इज I1, से दिस इज I2। अब हम पैरेलल सर्किट की कैसे पहचान करते हैं कि अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स हो और वो वोल्टेज सोर्स आपकी अप्लाइड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कॉमन रहे, शेयर्ड रहे, तो हम कहते हैं कि सर्किट हमारे पास किस किस्म का होगा, पैरेलल होगा। क्या मैं बात करने जा रहा हूं, मैं मुख्तसर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान में 220 वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली घरों के अंदर ऑपरेट करने के लिए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को, लाइक ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, व्हाटएवर।
लेकिन आप देखें इंटरेस्टिंग बात कि फैन को भी 220 मिल रहा है, ट्यूबलाइट को भी 220 मिल रहा है, और आपके एयर कंडीशन को भी 220 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनके अक्रॉस कॉमन वोल्टेज सोर्स है, शेयर्ड वोल्टेज सोर्स है, दैट इज 220। इन दिस केस यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के लिए भी कॉमन होगा, इसके लिए भी होगा। यानी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कर ले हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहते हैं कि बल्ब है, और ये मेरे पास ट्यूबलाइट है। तो इनके क्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज 20 एंड दैट इज 10 ओहम। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कॉमन हो, तो याद रखिएगा वो सर्किट हमारे पास पैरेलल सर्किट होगा। लाइक इन दिस केस यहां पर भी हमारे पास जो है इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी व्हाट 20। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज होगी दैट विल बी अगेन 20। सिमिलर वही जो मैंने प्रैक्टिकल आपको मिसाल दी कि बल्ब को भी 220 मिलेगा, ट्यूबलाइट को भी 220 और फैन को भी। अब मसला ये है कि सर्किट एनालिसिस में हम यहाँ फैन या बल्ब या ट्यूबलाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अगेंस्ट एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस हम रिप्लेस करते हैं। और बार बार हम रियल लाइफ में भी कहते हैं कि फलां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का लोड ज्यादा है, कम है, एक्चुअली उसके अगेंस्ट करंट की अमाउंट होती है, वोल्टेज उसको 220 ही मिलता है। अब एसी ज्यादा अम्पेयर लेगा, डेफिनेटली आपको ज्यादा बिल आएगा, फैन कम अम्पेयर लेगा लेकिन उसको भी 220 वोल्टेज ही मिल रहे हैं। तो रिमेंबर दैट, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन क्या कर ली, अगर सर्किट में एक से ज्यादा लूप्स है तो डेफिनेटली वो पैरेलल होगा या पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा। अब ये बात आइडेंटिफाई करना कि वो पैरेलल सर्किट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कॉमन होगी, शेयर्ड होगी, सेम होगी, यकसा होगी, तो हम ये कहेंगे कि पैरेलल सर्किट है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पैरेलल सर्किट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज क्या डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं ताकि फिर हम उसके बाद जो है आगे आगे मूव ऑन कर सकें। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। जैसे हम लोगों ने सीरीज सर्किट के अंदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, हम एग्जैक्टली यहाँ पे भी इनकी प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमें ये पता लग गया कि पैरेलल सर्किट के अंदर क्या रहेगा, वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्योंकि सीरीज सर्किट में हमारे पास जो कांस्टेंट चीज जा रही थी वो क्या थी, मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता था। क्यों कांस्टेंट होता था, इस बात को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या डिस्कस की कि पैरेलल सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा किनके अक्रॉस, तमाम रेजिस्टेंस एलिमेंट के अक्रॉस। ठीक है, क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो होगी उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कॉमन रहेगी, शेड रहेगी, और जब भी ये बात प्रोबेबिलिटी ट्रू होगी तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होगी। स्टेप नंबर 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अब यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज जो है वो डिवाइड होगी, तो वो हमारा क्या चीज होगा, करंट विल बी डिवाइडेड। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज होगी, करंट हमारा डिवाइडेड होगा। अब करंट डिवाइडेड क्यों होगा, अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखें और इस रेजिस्टेंस को देखें तो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, चाहे वोल्टेज इनके क्रॉस सेम है, लेकिन इनकी अक्रॉस जो वैल्यू है हमारी रेजिस्टेंस की वो डिफरेंट है। और अगर ये बात ट्रू है तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं दोबारा वंस अगेन यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट व्हाट ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई कैन राइट I1। अगर मैं ब्रांच 1 की बात करता हूं तो आई कैन राइट सिंपली व्हाट I1 इक्वल टू व्हाट, ये अप्लाइड वोल्टेज, फर्स्ट कर ले मैं इसको VA का नाम देता हूँ। ठीक है, मैं इसको VA का नाम देता हूँ। अब ये किससे डिवाइड होगी, आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है, एंड इसी तरह अगली बात क्या है कि हम I2 कैसे कंप्यूट करेंगे। I2 अब देखिए क्या होगा, चाहे हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज सेम है, कॉमन है, बट वी कैन सी दैट कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रही है, लाइक ठीक है। सो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इन ये जो मैंने आपको ये वाली लिखी है बात और ये वाला फॉर्मूला लिखा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, करंट हमारा डिवाइड होगा। तो ये बात हम लोगों ने देख ली कि वोल्टेज हमारी कांस्टेंट क्यों होगी, करंट हमारा क्यों डिवाइड होगा, और करंट अगर डिवाइड होगा तो हम उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, सिंपली बाय यूजिंग I इज इक्वल टू V बाय R फार्मूला के जरिए हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब अगली बात, अब करंट अगर डिवाइडेड होगा तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या चीज हो जाएगी,
हम किरचॉफ के कौन से लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे? हम डेफिनेटली केसीएल को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, केसीएल। अब किरचॉफ करंट लॉ को क्यों इंप्लीमेंट करेंगे? मैंने आपको बताया कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, करंट अननोन होगा, और इसीलिए फिर हम अननोन को जस्टिफाई करने के लिए किरचॉफ के दोनों लॉज में से कोई एक लॉ को जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? केसीएल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर केसीएल को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको दो एरोज नजर आ रहे हैं, लुक एट हियर, अगर फर्स्ट कर ले मैं इस एरो को, इस ब्रांच को I1 का नाम दूं, ठीक है, और इसको मैं I2 का नाम दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बड़ा क्लियरली पता लग गया टोटल करंट मेरा IT था, I1 इस ब्रांच के क्रॉस आ रहा है और I2 मेरा इस ब्रांच के क्रॉस आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जो चीज डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको क्लास में लेक्चर में भी बताई थी, नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमें पैरेलल सर्किट में ये नोड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जी नोड कहाँ पर है और नोड की क्या डेफिनेशन है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अब ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ रेड से। एक तो पॉइंट मुझे सर्किट में ये नजर आ रहा है और एक मुझे सर्किट में पॉइंट ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है, दो पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब नोड क्या है? नोड नॉर्मली पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही थी। ब्रांचेस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंसेज, ठीक है। सेकंड टर्म में हम क्या कहते हैं? नोड वो पॉइंट होता है जहां पर दो करंट या एंटर हो रहे होते हैं या लीव हो रहे होते हैं। अब मैं अगर इसको मैं कोशिश करूं आपको जस्टिफाई करने की, अगर मैं कहूं कि मेरे सर्किट में करंट भी कन्वेंशनल जा रहा है, इसमें भी कन्वेंशन जा रहा है, यानी दोनों लूप्स मेरे कन्वेंशन है। देखिए याद रखिए इंपॉर्टेंट, या दोनों लूप आपके कन्वेंशनली होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। कभी ऐसा नहीं है आपने करना कि एक लूप जो है आप एक क्लोज पाथ क्लॉकवाइज ले ले और एक एंटी ले ले, उसमें क्या होगा, एक आंसर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, उससे आपका न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस है। तो रिमेंबर, याद रखिए दोनों क्लोज पाथ सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों असम्पशन सेम होने चाहिए, आइदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नोड वो पॉइंट है जहां दो करंट निकलते हैं या एंटर होते हैं। नोड वो पॉइंट है जहां पर दो से ज्यादा ब्रांचेस आपकी निकलती हैं या फिर आपके एंटर होती हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये बी नोड है, ये मेरे पास जो है वो टॉप वाला नोड है, और ये मेरे पास जो ए पॉइंट आ रहा है ये हम इसे ग्राउंड नोड। अब केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि एक नोड पर इंटर होने वाला करंट उस नोड से लीव होने वाले करंट के बराबर आना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर मैं दूसरी आपको टिपिकल जो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स होती है मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा। केसीएल ने क्या कहा कि इस नोड या पॉइंट पर इंटर होने वाला करंट, अब देखिए इंटरिंग कौन सा है, ये IT। क्या आना चाहिए? IT शुड बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एक नोड पर एंटर होने वाला करंट उस नोड से लीव होने वाले करंट के बराबर आना चाहिए। अब देखिए लीव कौन से हो रहे हैं? वो दो हो रहे हैं। अगर आप ये बात ट्रू कर लेते हैं तो आपने केसीएल को जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगली चीज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टिपिकली हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पर या मैट्रिक लेवल पर डिस्कस करते हैं। आपको बताया गया होगा कि जो एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं सिग्मा आई शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ केसीएल। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? इसको जस्टिफाई करने का एक तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम कहें कि वो करंट जो इस नोड की तरफ जा रहे हैं, जो इस नोड की तरफ जा रहे हैं, हम उनको क्या लेंगे? एज ए पॉजिटिव लेंगे। द करंट्स दैट आर moving towards the node, towards the point, will be taken as what? Positive, and the currents those are flowing away from that points will be taken as negative. अगर ये बात ट्रू होती है तो हम लिख सकते हैं IT minus I1, okay, next minus I2 इक्वल टू व्हाट? जीरो। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो ऑब्वियसली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट, इंटरिंग शुड बी इक्वल टू लीविंग, तब भी बात ठीक है। अगर हम ये कहें कि करंट एक पॉइंट की तरफ जा रहा है पॉजिटिव और जो वे जा रहा है नेगेटिव, तब भी बात ठीक है। अगर हम ये बात ट्रू करते हैं तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एरो मैंने लगाया, ये हमारे पास जस्टिफाइड ट्रू हो जाता है। ठीक होगी बात, हमने केसीएल को जस्टिफाई कर लिया, केसीएल क्यों लगेगा हमने ये बात डिस्कस कर ली है, और फिर हम लोगों ने ये भी दी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप इस पॉइंट के ऊपर भी केसीएल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या? जो डायरेक्शंस आपने इनवर्ट ली हैं यहाँ पर वो ऑपोजिट हो जाएंगी। मसलन IT जो होगा, अब इस पॉइंट से क्या है, वो लीव हो रहा होगा, ठीक है। आपकी इक्वेशन भी वही बनेगी और आंसर भी उससे से वही आएगा। और इस पॉइंट पर I1
ठीक है, और इस पॉइंट से आपके इस नोड से जो है वो I2 जो है वो अब इंटर हो रही है, यानी जो ग्राउंड नोड है, ग्राउंड नोड पर सिंपल जो आपकी ऊपर वाले करंट की डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन आंसर इक्वेशन सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, IT अब क्या है, वो IT जो है वो लीव कर रहा है, I1 देखें इसमें इंटर हो रहा है, I2 इंटर हो रहा है, फिर भी आपके पास यही इक्वेशन बनेगी। तो हमने नोड की, KCL की सारी ये दोनों बातें, ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब अगली चीज जो हम लोग वो करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इस चीज को कोशिश करेंगे जस्टिफिकेशन करने की कि जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट के अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, पैरेलल सर्किट के अंदर वो कौन से स्टेप्स है हम उनको अडॉप्ट करेंगे। तो पहला जो काम, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल में नजर आ रहा है रेजिस्टेंसेस का, हम इनको क्या नाम देते हैं, हम इनको बैंक का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस आर नोन एज व्हाट, बैंक। वहां पे हमने कहा था कि सीरीज रेजिस्टेंसेस क्या क्या होती हैं, वो हमारे पास क्या चीज होती हैं, वो हमारे पास सेट रिंग होती है। तो अब यहाँ पर हम तमाम रेजिस्टेंसेस को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे, उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है फिर हम उनको परसू करेंगे। तो पहला फार्मूला जो, यानी कि हमने अब आगे क्या करने जा रहे हैं, हम अगला नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, हमने RT कैसे कंप्यूट करनी है किसी भी पैरेलल सर्किट की, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको जो मेथड अडॉप्ट करना है उसमें से आप अडॉप्ट कर सकते हैं बारी बारी। फर्स्ट वाला जो है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट वाला कि अगर आपके दो रेजिस्टेंस आपको दी हैं, आपने उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सिंपली आप क्या करें जी, आप उन दोनों की रेजिस्टेंस को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें उनके साम से। लाइक इन दिस केस हमारे पास क्या है, R1 और R2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली R1 मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा, इनका सम होगा, दैट विल बी RT। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ गया, सम आ गया, ये मैंने लिख दिया जी पहला पहला तरीकाकार। अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों के प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप उनके सम से डिवाइड कर दो। यहाँ से मैं बार डिवाइड निकालने की कोशिश करता हूँ, डेरिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो R इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा इंडिविजुअल ब्रांच रेजिस्टेंस से काम आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। आप करके देख लें, जितनी आप पैरेलल रेजिस्टेंसेस ज्यादा लगाते जाएंगे, आपका हमेशा इक्विवेलेंट जो होगा रेजिस्टेंस या RT होगी, वो इंडिविजुअल ब्रांच रेजिस्टेंस, यानी अगर इंडिविजुअल ब्रांच रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इसका रिजल्ट हमेशा 10 ओम से कम ही आएगा। अगर नहीं आता तो आपने गलती की है। ये हमारे पास आ गया जी, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई करें इनके सम से डिवाइड कर दें। अब एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक से दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले उन दोनों का ये प्रोडक्ट लेते हैं, सम से डिवाइड करते हैं, फिर उनका जो आंसर आता है फिर उसको इसके साथ पैरेलल में लेते हैं। अब सेकंड तरीकाकार क्या है जी, सेकंड तरीकाकार क्या है, वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका जिसे हम निकालते थे RT, वो हम क्या करते थे जी, हम उसको रेसिप्रोकल फार्मूला बोलते हैं, जो नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर करवाया जाता है। वो क्या था जी, आपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह आप करके भी आप अपने सर्किट की जो है वो पैरेलल रेजिस्टेंस को कंप्यूट कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि समटाइम बच्चों को रेसिप्रोकल लेने में प्रॉब्लम होती है, और अगर इन रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट्स में चल जाए, वैसे पॉइंट्स में जाती नहीं है, क्योंकि ये जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है, 10 20 25 लाइक दैट, इस किस्म की वैल्यूज नॉर्मली रेंज करती है। अब ये सेकंड फार्मूला क्या है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, जो ट्रेडिशनली हमारे पास्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है जी, इसके अलावा मैं यहाँ से थोड़ा सा रब आउट करता हूँ ताकि हम अपने इसी पॉइंट को मजीद परसू कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगली चीज क्या चीज है कि नेक्स्ट थर्ड तरीकाकार क्या है, जिसे हम थर्ड तरीकाकार के जरिए हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी सर्किट की टोटल, पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को। तो हम कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम लॉ। VT इज इक्वल टू व्हाट, IT। अगर आपके पास सर्किट का टोटल करंट भी मौजूद है, आपने फाइंड कर लिया, और आपके पास सर्किट की टोटल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू भी पता है, तो बड़ा इजीली आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आई कैन राइट ओवर हियर व्हाट RT इक्वल टू व्हाट VT डिवाइडेड बाय, यानी सिंपल, अगर हम टोटल वोल्टेज और टोटल करंट की रेशियो ले लें,
तब भी हम अपनी आरटी को कंप्यूट कर सकते हैं। इसको जो है टोटल फार्मूला कहते हैं। टोटल फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने वोल्टेज सोर्स भी टोटल अप्लाइड लेनी है, करंट भी लेना है, यहां से भी आप कंप्यूट। अब मैं फोर्थ वन की जो बात करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल फार्मूला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप अपने सर्किट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। वो क्या है जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिखता हूँ, स्पेशल फार्मूला R/N। ठीक होगी बात। यहाँ पे अब R क्या है और ये फार्मूला कब इंप्लीमेंट होगा, स्पेशल फार्मूला कब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस बात को हम जरा कोशिश करते हैं कि कैसे हमने इसको एलैबोरेट करना है। याद रखें कि हमेशा आपके पास ऐसा नहीं होगा, सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। अगर मैं कहता हूँ आपके पास चार रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस में से दो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो अगर सेम है उन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर, पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर हम स्पेशल फार्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट कर ले मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मेरे पास एक और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और मेरे पास सपोज कर लें यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। अब इन तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कहता हूं कि जी 10 10 और फिर 10 है। बात मेरी करने की क्या है, अगर आपके पास पैरेलल सर्किट में दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो आप स्पेशल फार्मूला लगा सकते हैं। अब इसमें ये आर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो रेजिस्टेंस की जो सेम है उन तमाम रेजिस्टेंस में। और यहाँ पे जो एन है, ये एन क्या है, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस में वो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो एक दो तीन है। तो हम स्पेशल फार्मूला कैसे लगाएंगे, सिंपली आई कैन राइट 10/3। तो मैं यहाँ पर इस तरह इसको इंप्लीमेंट कर लूंगा और यहाँ से फिर मेरे पास आर टी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे चार फार्मूलाज देखे पैरेलल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। प्रोडक्ट रूल देखा हमने, ये वाला, ठीक है, जब आपके पास दो हो, बड़ा मजे का ये रूल है। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो फिर आप पहले दो को पैरेलल लें, उसका आंसर लें, फिर उसको अगली के साथ पैरेलल में करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया, जिसे हम रेसिप्रोकल फार्मूला कहते हैं। आप तमाम को 1/R1 1/R2 के करके रेसिप्रोकल लेके, एलसीएम लेके फिर आप जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपके पास अप्लाइड करंट भी है और आपके पास अप्लाइड वोल्टेज भी है तो आप बड़ा इजीली दोनों की रेशो के जरिए आप आरडी को कंप्यूट कर सकते हैं। लास्ट स्पेशल फार्मूला जो हमारे सर्किट को मजीद शॉर्ट या सॉल्व आउट कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है, वो हमारे पास क्या है जी, जिसे हम स्पेशल फार्मूला बोलते हैं। जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में सेम होंगी तो R/N आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला यू हैव टू डिवाइड योर कांस्टेंट रेजिस्टेंस बाय डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस इन विच दे हैव द सेम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आरटी को कंप्यूट करने की डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आ गई हैं। अब अगला काम जो हम करने जा रहे हैं, अगला काम क्या है कि अब हमने स्टेप क्या कौन से अडॉप्ट करने, कौन से स्टेप अडॉप्ट करने हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी पैरेलल फार्मूला को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं वंस अगेन जो है अपनी इस पोर्शन को रब आउट करता हूं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज करने जा रहा हूँ वो मैं अब स्टेप्स बताऊंगा कि हम पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन व्हाइल सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर पैरेलल सर्किट। तो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ओके, अगर आप इस चीज को समझ के तो आप किसी भी पैरेलल सर्किट को फाइंड कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने जब भी आपको सर्किट गिवन होगा आपने उस सर्किट की आर टी को कंप्यूट करना है। अब बच्चों के माइंड में सवाल आता है कि आर टी, ये आप पे डिपेंड करता है इन चारों फॉर्मूला में से जौन सी पॉसिबिलिटी आपको लगती है आप वो वाले कर लें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, आपने उन तमाम ब्रांचेस के क्रॉस फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करना है। लाइक व्हाट I1, ठीक है, I2, ठीक है, I3, whatever, जो भी है आपकी जितनी ब्रांचेस हैं करंट को फाइंड करना है। अब अगला क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, तो मैं यहां से फिर आपको एरो लगा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। एंड यहां से फिर मैं एरो आपको लगा देता हूं यहां पर, ठीक है, ये देखिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने आरटी कंप्यूट कर ली, ब्रांच रेजिस्टेंसेस के क्रॉस करंट फाइंड करना। और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, याद रखिएगा,
करंट की एक प्रॉपर्टी है, वो हमेशा उस पाथ पे जाता है जिस पाथ पे उसे कम से कम रेजिस्टेंस मिलती है। यानी करंट हमेशा उस पाथ को अडॉप्ट करता है जहां उसको कम से कम रेजिस्टेंस नजर आती है। ये मसलन इस बात से मुराद क्या है, देखिएगा यहाँ पर मेरे रेजिस्टेंस क्या है 20 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 10 है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो 10 ओहम वाली रेजिस्टेंस होगी उसके क्रॉस मुझे करंट ज्यादा जाता नजर आएगा टोटल करंट में से। जो 20 ओहम होगी उसके क्रॉस कम जाएगा, क्योंकि करंट ने हमेशा उस पाथ को अडॉप्ट करना है मोस्टली जिसपे उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिलती है। अब यहाँ पर बड़ा कॉमन नजर आता है कि ट्वाइस हमारे ग्रेटर करंट होगा 10 ओहम के क्रॉस, और हाफ हमारे जो करंट होगा वो कहाँ पर वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो हमारे पास 20 पे कर रहा होगा। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है जी, थर्ड स्टेप में आप लोगों ने केसीएल को जस्टिफाई करना है। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी केसीएल की, केसीएल को जस्टिफाई करना है आपने। केसीएल की जस्टिफिकेशन मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है कि इंटरिंग शुड बी इक्वल टू व्हाट, लीविंग के बराबर आने चाहिए। अगर ये बात ट्रू होती है तो हम बड़ा इजीली जो है उस चीज को जस्टिफाई कर लेते हैं। आपने जो अननोन फाइंड किए, केसीएल को जस्टिफाई आपने करना है। अब आपने केसीएल को भी जस्टिफाई कर लिया, आपने करंट ब्रांच करंट भी निकाल लिए, आरटी भी कंप्यूट कर ली। फोर्थ क्या करना है, फोर्थ आपने क्या करना स्टेप, आपने उन हर, अब देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी डेफिनेटली उनके क्रॉस पावर डिसिपेट होगी, पावर डिसिपेशन कंप्यूट करनी है। लाइक P1 कंप्यूट करना है, लाइक आपने P2 कंप्यूट करना है, लाइक आपने P3 कंप्यूट करना है। अच्छा, वंस अगेन बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर अब ये कैसे कंप्यूट होगा। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो सीरीज सर्किट है या वो पैरेलल सर्किट है, ठीक है, सीरीज है या पैरेलल है, उनमें पावर को कंप्यूट करने का तरीकाकार वही रहता है। मसलन यहां पर हम पावर को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, आई कैन राइट सिंपली व्हाट P1 विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर ये इस ब्रांच के क्रॉस है तो आई कैन राइट व्हाट I1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट VA। अब ये VA क्या है, सबस्क्रिप्ट अप्लाइड है, ठीक है। सिमिलरली आई कैन कंप्यूट द पावर डिसिपेशन अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट I2 ब्रांच करंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसके साथ अप्लाइड वोल्टेज को मल्टीप्लाई करूंगा। अब जितनी भी आपके रेजिस्टेंसेस हैं डेफिनेटली उतनी पावर डिसिपेशन होंगी। और फिफ्थ नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है जी, उन तमाम को कंप्यूट कर लेना है, सम कर लेना है पावर डिसिपेशन को। लाइक इट विल बी व्हाट, इट विल बी सम ऑफ द ऑल पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल योर रेजिस्टेंस कंपोनेंट। लाइक अगर आपके पास 2 हैं 3 हैं व्हाटएवर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे कंटिन्यूड कर देता हूँ ताकि आप इस चीज को ज्यादा समझ सकें, ठीक है। सो एन कर देता हूँ, ये मेरे पास अब क्या आ गई है, कंज्यूम्ड आ गई है, मैं इसको कैपिटल C के साथ डिनोट कर रहा हूँ। सिक्स स्टेप पे आपने क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स ने जो आपके पावर जनरेट की है दिस वन, इसको कंप्यूट कर लें। अब देखिए आपके पास टोटल पावर जनरेटेड क्या है, कैसे कंप्यूट होगी, VT, ठीक है, मल्टीप्लाई करें अब टोटल सम ऑफ द करंट, जितनी भी आपके ब्रांचेस का करंट है। अब ये जो हमने पावर कंज्यूम की है ये जनरेटेड है, मैं इसको कैपिटल G से लिख देता हूं। तो बड़ी कॉमन सी बात है, कंज्यूम्ड और जनरेटेड जो है अगर ये दोनों जो हैं बराबर आती हैं, ठीक है, तो 100% बात है कि आपने अपने न्यूमेरिकल को ठीक किया है। सो ये थोड़ी सी टेंटेटिव डिटेल्स थी पैरेलल सर्किट के बारे में, मैंने आपको ब्रीफ की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे पहचान करनी है, क्या कैसे उनकी टोटल रेजिस्टेंस कंप्यूट करनी है, और कौन से स्टेप हमने अडॉप्ट करने हैं। और स्टिल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पुट अप कर सकते हैं, यू कैन आस्क from me in your next class. I hope ये आपको सेशन पसंद आया होगा। ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।